नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार आपने कक्षा 9वीं विषय विज्ञान से संबंधित विभिन्न चैप्टर को आप देख रहे हैं और लगातार आपका ये अध्ययन अध्यापन का कार्य जारी है। हम बात कर रहे हैं हमारे विषय विज्ञान में अध्याय 5 की, जिसमें जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर का नाम है। और आपने कल इसके लिए शुरुआत भी कर ली थी, जीवन क्या है, जीवन की मौलिक इकाई किसे माना गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने इस चैप्टर में कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी को आपने देखा, इसके खोजकर्ता कौन है, कोशिका सिद्धांत क्या है, इसका आकार कैसा होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, इन छोटी छोटी बातों को आपने देख लिया है और समझ भी लिया है। हमारा जो बड़ा प्रश्न भी चल रहा है, जिसमें आपने देखा है कोशिका का संरचनात्मक संगठन, यानी कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई माना गया है और सारे सजीव जो हैं कोशिका से मिलकर बने हैं, जिसमें एक से लगाकर हजारों लाखों तक की कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कोशिका की संरचना कैसी है, और कोशिका की संरचना से संबंधित आपने जो कल एक पॉइंट देखा था, कोशिका झिल्ली जिसे प्लेज्मा झिल्ली कहते हैं और इसे वर्णनात्मक आर्गन की झिल्ली भी कहते हैं। ये पहला जो हमारा पॉइंट था वो आपने कंप्लीट कर लिया था। अब आज जो हम दूसरी बात करने जा रहे हैं वो है कोशिका भित्ति। आपको मैंने प्रमुख पॉइंट लिखवाए थे, पांचों ही पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट हो गया था, आप अच्छे से अपने नोट्स को देख लें। उस नोट्स को देखने के बाद आपको धीरे धीरे पूरा ज्ञान हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं पूरी एक कोशिका की। अब उस एक कोशिका का संरचनात्मक संगठन कैसा होता है, तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली हो गई थी कंप्लीट, जो जंतु कोशिका में होती है। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोशिका भित्ति। सीधा सा प्रश्न है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, यानी कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है, और पादप कोशिका जो होती है उसके बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है, इसके बाद अंदर की ओर कोशिका झिल्ली होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। कल आपने देखा था कोशिका झिल्ली के बारे में, यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति के बारे में, जो सेलुलोज से बनी होती है और ये पूरी कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। अब अगर कार्य पूछे कि इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य है दृढ़ता प्रदान करना, यानी कि मजबूती प्रदान करना। अब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली। अब ये दोनों ही जिस प्रकार बोर्ड की आगे बाहर की जो पट्टी नजर आ रही है, उस प्रकार से जो कोशिका का आवरण बनता है, जो कोशिका की संरचना बनती है, वो ये बाहर के दोनों भाग होते हैं। जिस प्रकार मैं आपको एक बार बता दूं, छोटा सा यह डायग्राम बना रहा हूं जंतु कोशिका का, जिसे आप देख रहे हैं। माना कि ये कोई एक कोशिका है, इसको अच्छे से देख लें। माना कि ये कोई जंतु कोशिका है। कौन सी कोशिका है, इसको देख लें। आपके किताब के अंदर जो है अलग प्रकार से डायग्राम दे रखा है, जिसे आप देखेंगे तो ये एक बाहरी जो आवरण नजर आ रहा है आपको, इसको हम जैसे नाम देंगे कोशिका झिल्ली। अच्छे से समझने आपको। इस प्रकार से आप देखें कोशिका झिल्ली, जिसका अध्ययन हमने कल किया था, जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कोशिका भित्ति, ये पादप कोशिका में होता है। एक और कोशिका का चित्र दे रखा है, जिसमें पादप कोशिका है, एक दे रखा है जंतु कोशिका। तो यहाँ पर एक आवरण मैंने खाली बना रखा है कि जंतु कोशिका, माना कि जंतु कोशिका का डायग्राम है। अब हम बात करेंगे केंद्रक की। अच्छे से समझें, प्याज का उदाहरण आपने पढ़ा होगा, और कोशिका शब्द का छोटा कमरा, उस छोटे छोटे भाग में छोटा सा एक नोट बना रखा था, इसे आपने केंद्रक नाम दिया था। और ऐसी कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक बड़ी संरचना या तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर अब ये जंतु कोशिका जो बिल्कुल आपको ब्लैंक नजर आ रही है, अब हम बात करेंगे केंद्रक की। तो जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में पाया जाता है। देख लें आप, माना कि ये केंद्रक है, आप इसको देख लें अच्छे से। कोशिका के अंदर होता है, यानी कि ये पूरी कोशिका होगी, ये केंद्रक हो गया जो बीच सेंटर में होता है जंतु कोशिका में, जो बता दिया आपको। दोहरी परत होती है, आप इसको और अच्छे से देख लें कंप्लीट,
कि भाई चलो इस प्रकार से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है ये। झिल्ली के चारों ओर छिद्र होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं छिद्र कैसे। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटे छोटे जो छिद्र हैं वो इस प्रकार से कोशिका के केंद्रक के अंदर होते हैं, जो आपने इसको अच्छे से समझ लिया। ओके, केंद्रक में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं। अब गुणसूत्र, अब केंद्रक के अंदर भी एक छोटी सी बिंदुनुमा संरचना जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, जो उपस्थित होती है केंद्रिका, बिल्कुल ऐसी गोलाकार संरचना के रूप में। अब आप यहाँ कह रहे हैं केंद्रक में क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, तो आप देखें ऐसे धागेनुमा जो संरचना होती है ये गुणसूत्र होते हैं। तो अब आप देख लो, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, जंतु कोशिका के मध्य में। अब ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इस झिल्ली के चारों ओर ये इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनसे केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य और कोशिका से केंद्रक द्रव्य विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आवागमन। तो ये एक केंद्रक जो आपको नजर आ रहा है, अब इसको कैसे लेबलिंग करेंगे देखिए आप लोग। ये हो गया केंद्र, अच्छे से देख लें आप। केंद्रक के अंदर ये जो गोलाकार संरचना नजर आ रही है इसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका के बाद अभी आपने लिखा यहाँ पर केंद्रक में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो धागेनुमा जो आपको संरचना नजर आ रही है ये है क्रोमोसोम। अब आप देखें यानी कि केंद्रक की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये कुछ नाम ऐसे हो गए आपके। तो केंद्रक, अब यहाँ पर एक शब्द आया है देखो, अब केंद्रक का क्या कार्य है। तो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसे नोट्स में मैंने आपको पूरा लिखित रूप में दिया है। इसके साथ एक और है आरएनए, जिसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जो दोहरी झिल्ली वाला, दोहरी परत वाला होता है। और झिल्ली के चारों ओर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पदार्थों का आवागमन होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं और ये आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, वे डीएनए और साथ में आरएनए। तो डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो आनुवंशिक पदार्थ है और लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। इस प्रकार से एक सामान्य से केंद्रक की संरचना को आपने देखा। आप बुक के अंदर देखेंगे पूरे डायग्राम आपको कंप्लीट मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य की। अब आप पूरी कोशिका का ये आवरण जो आप देख रहे हैं, आवरण देख रहे हैं कोशिका का बड़ा भाग है, यानी कि इस पूरी कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक वाला जो भाग है, ये कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक, इसको अगर छोड़ दें और इसमें पूरा बड़ा जो भाग आपको नजर आ रहा है जो कोशिका द्रव्य है, क्योंकि पूरी एक कोशिका है ये, इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये पूरा भाग जो है वो किसका, खाली जितना भी भाग नजर आ रहा है आपको वो कोशिका द्रव्य है, यानी कि कोशिका का बड़ा भाग। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला दें तो जीव द्रव्य बनता है। अब इस पूरी कोशिका के अंदर ये पूरा कोशिका द्रव्य और केंद्र को मिला दिया तो ये क्या बन गया, जीव द्रव्य। और इसका कार्य है कोशिका अंगों का निर्माण करना। अब ये जितना भाग आपको दिख रहा है कोशिका द्रव्य का, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, जो आपका जो पांचवा जो पॉइंट आ रहा है। अब आप देखें पांचवा जो पॉइंट है आपके कोशिका अंग। अब आप देखें इस पांचवें पॉइंट के अंदर 4 से 5 पॉइंट और बने हुए हैं, यानी कि अब ये जितना कोशिका का भाग है कोशिका द्रव्य, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक होते हैं। अब कोशिका अंग कहें या कोशिकांग कहें, दोनों से देखिए। कोशिकांग, तो पहला जो कोशिकांग है जिसकी आज हम यहां बात करेंगे, अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका, तो यहां पर इसको समझिए, जिसको अंग्रेजी में ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जालिका युक्त नलिकाओं का भरातंत्र होता है। अब आप देखो कोशिका के चारों ओर इस प्रकार से नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, इसको आप देख रहे हैं, बिल्कुल नली जो होती है उस टाइप की इसकी संरचना होती है।
नली के समान, आयताकार और थैले जैसा। यानी कि यहाँ पर आप देखें इसके केंद्र के चारों इस प्रकार से ये थैलेनुमा जो संरचना आपको नजर आ रही है, ये अंतःद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो बिल्कुल जाली जैसी संरचना बनाता है और केंद्र के ऊपर एक बड़ा सा तंत्र नजर आता है जो नलिकाकार होता है, जो आयताकार होता है। ये मिलकर जो है इस कोशिका अंगक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अंतःद्रव्यी जो जालिका है उसके प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके दो प्रकार हैं। एक तो है खुरदरी अंतःप्रतवी जालिका, खुरदरी, और दूसरा है चिकनी अंतःप्रतवी जालिका। अब इसको खुरदरी क्यों बोलते हैं और इसको चिकनी क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको एक अलग से डायग्राम बता रहा हूं। यहाँ पर इस प्रकार से जो नलिका का संरचना है, तो एक भाग पर क्या होता है, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम की उपस्थिति से ही इसको हम खुरदरी अंतःप्रतवी जालिका कहते हैं। यानी कि जिस जालिका के जिस भाग पर राइबोसोम होते हैं वो कहलाती है खुरदरी, और जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, राइबोसोम का, उसको चिकनी अंतःप्रतवी जालिका कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें अंतःद्रव्यी जालिका के दो प्रकार हो गए, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी मींस राइबोसोम उपस्थित। अब राइबोसोम का क्या कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ध्यान रखें, आपके बुक में भी दे रखा है राइबोसोम जो होता है वो उसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण। तो मैं आपको यहाँ पर नोट्स में जैसे सबके फंक्शन यानी कि कार्य में लिख के दे रहा हूँ, कारण कि कभी कभी क्या एक नंबर के प्रश्न में उसके कार्य यानी कि फंक्शन को ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। अब अंतःद्रव्यी जो जालिका है उसका क्या कार्य है, तो यहाँ पर देखो दो कार्य मैंने लिखे हैं। पहला तो है पदार्थों का परिवहन। परिवहन का मतलब होता है पूरी कोशिका के अंदर या जीव के शरीर के अंदर जैसे पदार्थों को ले जाने के लिए, यानी कि नलिका जो स्थान प्रदान करती हैं, तो पदार्थों का परिवहन जो है इन तंत्र के द्वारा होता है। और दूसरा है उत्पादक सतह के रूप में, यानी कि पदार्थों के लिए सतह भी उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार से कोशिका अंगक जो है, ये पहला जो अंगक है अंतःद्रव्यी जालिका, जिसकी चर्चा मैंने आज आपको यहाँ बताई है। इससे पूर्व कोशिका झिल्ली जो बिल्कुल दिख रहा है, पादपों में कोशिका भित्ति, केंद्रक बिल्कुल दिख रहा है आपको, कोशिका द्रव्य बिल्कुल दिख रहा है, और कोशिका अंगक में यह अंतःद्रव्यी जालिका को भी आपने देखा। इस प्रकार से एक बड़ा सा चित्र जो है आपके बुक के अंदर है। जब जब भी जितनी बार भी आप इस वीडियो नोट्स को पढ़ते हैं, इस डायग्राम को जरूर देखना आपको, क्योंकि बिना चित्र को देखे हुए आप इन टॉपिकों को समझ नहीं सकते, और इनके क्या कार्य हैं, क्या प्रकार हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन सब बातों को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए जो चैप्टर है बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाता है। क्योंकि कोशिका क्या है, कोशिका का क्या कार्य है, सजीव किससे मिलकर बने होते हैं, इन समस्त प्रकार की जानकारी आपको ये वाला चैप्टर जो है वो दे रहा है। तो इसमें आज अभी ये चित्र अधूरा बना है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें आपने केंद्रक को देखा, केंद्रिका को देखा, जीव द्रव्य को देखा, अंतःद्रव्यी जालिका को देखा। अभी बहुत सारे कोशिका और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, इसके बाद आपके गाल्जी उपकरण है, गाल्जी काय है, ये समस्त प्रकार के जो कोशिका में, और उस समय जैसे ये केवल दो मतलब तंत्र का ही हमने चित्र बनाया है। अब इसमें पूरा धीरे धीरे जितने कोशिका आएंगे वो सब जीव द्रव्य के अंदर समाहित रहते हैं, और यहाँ पर एक एक करके हम बनाएंगे। जब अगले जो कोशिका होंगे फिर ये डायग्राम पुनः बनेगा ऐसा ही, और बनने के बाद जो है वापस इसके अंदर और जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, तो लवक कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं, गाल्जी उपकरण कहाँ होते हैं, इन सब का क्या कार्य है, ये बात आप देखेंगे। इससे पूर्व, इससे पहले वाला भाग, उसके बाद वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको अच्छे से अगर देखेंगे तो जीव विज्ञान का ये जो चैप्टर है 5वां बहुत ही सरल आपके लिए हो जाएगा। और निरंतर आप ये अपना क्रम जो है जारी रखें। धन्यवाद, जय भारत।